हमारा सेक्शन है। रुनी साहब बेग हमारे साथ हैं, मॉर्गेज की एक्सपर्ट्स हैं। इनके बहुत सारे अमूरों पर इनका अच्छा खासा वो जो है अमूर पे अबूर हासिल है इनको, और बड़ी अच्छी नॉलेज है। तो इनसे अब हम सवाल करेंगे। सेकंड है हमारा मॉर्गेज की मंजूरी और फाइनेंसिंग। अच्छा, घर लेने से पहले मॉर्गेज प्री अप्रूव लेना ठीक है? बहुत सारे अ, रियल्टर तो खुद ही लेके कर देते हैं। जब आप देख रहे होते हैं ना, वो आपका सारा कुछ ले लाके उसे वो करवा देते हैं प्री अप्रूव, ताकि उनका भी काम आसान रहे। ये जी, नहीं उन्होंने इतनी किसी पे मेहनत की और आखिर में उसका कुछ घर ही नहीं हुआ, उनकी भी मेहनत बेकार गई सारी। जी, तो इसका यूजुअली आप जरा बता दें, और प्री अप्रूव और फाइनल अप्रूवर में क्या फर्क होता है? एक्चुअली पता तो चले ना कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, जेब में पैसे कितने हैं, आप अप्रूव कितने हैं, तो द सही है। रीज़न कि बहुत से रियल्टर ये कर देते हैं, तो होता ये है कि लाइक वी हैव सम पार्टनर्स, मॉर्गेज ब्रोकर पार्टनर्स होते हैं या बैंक में रेफरल्स जो भी होते हैं। सो वी काइंड ऑफ लाइक ओके फाइन, आप इनसे कनेक्ट हो जाएँ एंड देन वी काइंड ऑफ गिव लाइक ये बोला है इन्होंने, आप क्लाइंट से बात कर लें ताकि मॉर्गेज ब्रोकर पता लगा दे सिस्टम में चीज़ें डाल के कि अप्रूव कितने के लिए हैं, और उस तरह से फिर वहीं से उस प्राइस पॉइंट पे एग्ज़ैक्ट शॉपिंग स्टार्ट हो। और फाइनल अप्रूवल, प्री अप्रूवल में डिफ़रेंस ये है कि वो अभी सिर्फ़ उन्होंने आपकी इनकम को देखा है, घर को तो देखा ही नहीं है। तो सही है। लेट्स से घर किस हालत का है, उसकी अप्रेज़ल कितने की आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि अप्रेज़ल ये है कि आपने किसी ऑफ़र घर पे 6 लाख की ऑफ़र डाल रही है, आप 6 में खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी हालत अंदर से ऐसी है, ये वो तो बैंक कहता है कि 5 का भी नहीं है एक्चुअली, तो इतना इन्फ्लेटेड क्यों लिया जा रहा है? तो सही ये है। जब प्रॉपर्टी भी बीच में आ जाए और सब चीज़ें आ जाएँ, वो फाइनल अप्रूवल होता है। प्री अप्रूवल ये कि उन्होंने सिर्फ़ आपकी इनकम को देखा है। ठीक है। तो फाइनल अप्रूवर, ऐसे कोई केस आपके सामने आए कि जो प्री अप्रूव है लेकिन फाइनल अप्रूव नहीं हुआ? बिल्कुल हो सकता है, प्री अप्रूवल आपने आज करवाया, यू आर गुड, ऑल ऑफ अ सडन घर खरीदने से पहले आपको गाड़ी खरीदने का दिल चाह गया, आपकी जॉब चली गई। मतलब जिन सिचुएशंस के ऊपर उन्होंने पहले प्री अप्रूवल किया था, वो सिचुएशंस नहीं है वैसी, घर की ठीक क्लोजिंग है। तक। बहुत से लोग, अच्छा, ये सबसे जो स्केरी सिचुएशन इसमें आ जाती है जब लोग नए घर बुक कराते हैं, क्योंकि नए घर का बिल्ड टाइम 1 साल का होता है, 9 महीने से 12 महीने, कभी-कभी 14 महीने भी है कुछ बिल्डर का। आज आपने प्री अप्रूवल लेके डील बुक करी है बिल्डर से, बीच में आपकी जॉब ही खत्म हो गई है पोज़ेशन आने तक। हाँ, तो बिल्कुल अब यही मैंने अभी बात की थी कि वो जॉब यहाँ सिक्योर नहीं होती, कोई जी, जॉब भी। ये गवर्नमेंट बिल्कुल, में अभी कितने आपने ले ऑफ कर रही है, जो ये बिल्कुल। गवर्नमेंट वाले हैं, जो गवर्नमेंट जी, कनाडा की। तो इसके लिहाज से थोड़ा वो रखना चाहिए अपने पास। जी। अच्छा, अभी ये फिक्स मॉर्गेज सही है जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, अगर कोई अभी घर ले रहा है, या वेरिएबल सही है? क्योंकि अभी कुछ पता नहीं, गवर्नमेंट इसे फर्दर ड्रॉप करेगी या रेस करेगी, उसी के हिसाब से हमारा मॉर्गेज रेट बनता है। तो आप क्या वो करेंगी सजेस्ट लोगों को कि कौन सा मॉर्गेज लें? मैं कहूँगी मेरी जो आइडियल है कि देखें, अगर आपकी सैलरी फिक्स्ड है ना, तो फिर आप मॉर्गेज भी फिक्स्ड ही लें। क्योंकि कल को आपका मॉर्गेज चला गया वेरिएबल में ऊपर, सैलरी तो आपकी उतनी रही, आप पे करने के काबिल ही नहीं रहे तो क्या होगा? तो सही है। एट लीस्ट अगर फिक्स्ड है, तो आपको ये तो पता है ना, अगर मैं इसको आज कर सकता हूँ अफ़ोर्ड, तो कल को ये इंटरेस्ट रेट ऊपर भी जाएगा, तो मैं तब भी अप्रूव कर मतलब अफ़ोर्ड कर रहा हूँ। हाँ, कोई बिज़नेस में है, उसको पता है कि मेरी अगर चलो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, तो मैं भी बिज़नेस से बड़ा कमा रहा हूँ, तो मुझे मसला नहीं है। अगर आप इतना झटका ले सकते हैं, तो गो फॉर वेरिएबल, वरना आप सेफ, फिक्स्ड इज़ सेफ। तो हर इंसान की अपनी रिस्क असेसमेंट है, ताकि वो फिर उस लिहाज से देखे। देखिए, कम होता हुआ अच्छा, किसी को मुझे बुरा नहीं लगता, ज़्यादा हो मुझे जाए तो एक ने मसला है। बताया, टीडी बैंक में चाइनीज ने, ऐसी बात हो रही, उसने पुराना 50 ईयर पता नहीं कितने ईयर का चार्ट दिखाया, उसने कहा वेरिएबल ऑलवेज बेटर देन फिक्स। जी, उसने लॉन्ग सारा रन में। दिखाया, बोल रहा है ये देखो अप भी हुआ है, डाउन भी हुआ है, कभी इंटरेस्ट कभी बिल्कुल। गया, कभी कम हो गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन उसने जो बताया कि वेरिएबल ऑलवेज बेटर देन फिक्स। बिल्कुल, वो लॉन्ग रन में डेटा कहता है, लेकिन ऐज़ ऑफ टुडे आज मेरा मॉर्गेज अगर 300 ऊपर चला गया, 500 ऊपर चला गया, मेरी इनकम वही है। अगले 6 साल में अगर डेटा बेटर हो रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, या तो मेरी इनकम अच्छी हो। अगर मेरी इनकम बहुत हाई है, मुझे पता है कि बिजनेस है 3-5। जैसे, उसमें अप एंड जी, डाउन जी, होता जी। रहता है हाँ, बिजनेस उसमें वाले आप की। वेरिएबल का रिस्क ले सकते हैं, बट जो अगेन हम अपवर्ड्स रेट पे कर रहे हैं वो फिक्स है उनका, वो आगे पीछे नहीं नहीं जाएगा, उनको ज्यादा बेहतर है फिक्स कर लें वो लोग। फिक्स कर लें, क्योंकि अगर आज आप कर सकते हैं तो कल भी कर सकते हैं। हाँ, किसी की जैसे 6,000 इनकम वाला और 10,000 इनकम वाला, 10,000 इनकम वाला फिर भी 300-500 का शॉक बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जो डॉलर टू डॉलर चल रहा है ना, वो फँस जाएगा। वो नहीं तो होगा। इसलिए रिस्क ना लें। हर एक की अपनी जो है ना फाइनेंशियल सिचुएशन से डिसाइड करें। अच्छा, एक मॉर्गेज की टर्म्स पर है कि कौन सी टर्म ज्यादा बेहतर है, अगर हम अप्रूव करा रहे हैं 3 इयर्स का ले लें या 5 ईयर का ले लें, कौन सा मॉर्गेज आप समझती हैं बेहतर है?
देखिए बैंक जितना लंबा जैसे अगर किसी की रेंटल प्रॉपर्टी है वो चाहेगा कोई उसको बोले मुझे मंथ टू मंथ पे दो, कोई बोलेगा मुझे 6 महीने की लीज़ चाहिए, कोई बोलेगा 1 साल की लीज़ चाहिए। सही एक है, होम ओनर हमेशा कोशिश करेगा 1 साल की लीज़ कर ले, जितना लंबा वो सही है। लॉक करेगा उसकी सर्टेनिटी ज़्यादा है। अब चूँकि सर्टेनिटी ज़्यादा है ना तो उसको फिर वो कोशिश करता है रेट भी अच्छा मिले। तो अगर आपको 3 और 5 का सेम रेट मिल रहा है और आप आगे देखते हैं कि हालात सेम ही रहने वाले हैं, तो गो फॉर 3। बट अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके मसला होने वाला है, तो और सबसे लोएस्ट रेट भी 5 ही मिल रहा है, 3 और 5 में पता भी नहीं चलता है, वक़्त इतना तेज़ी से गुज़रता है। बड़ी तेज़ी से गुज़रता है बस जो बट है ना व्हाटएवर तो। यू कैन अफोर्ड। अच्छा, अगर किसी ने घर मॉर्गेज करा लिया, घर लिया है लेकिन अब वो सेल कर रहा है घर को, मॉर्गेज के 5 ईयर की या 3 ईयर की टर्म है उससे पहले, तो कितना फाइन लगा सकता है बैंक उसके ऊपर? अ, 3 मंथ्स ऑफ इंटरेस्ट और एक आईआरडी होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, उसके तरह वो कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आपका आज मॉर्गेज हुआ और आपने 3 महीने में कर रहे हैं तो अभी बहुत टाइम बचा हुआ था खत्म होने में उसको, तो वो सही है, पेनल्टी ज़्यादा होगी। और 5 साल के थे आपने 3 साल गुज़ार लिए हैं, 2 साल बचे हैं, तो उसकी पेनल्टी कंपैरेटिवली कम होगी क्योंकि बैंक का नुकसान ज़्यादा है। तो वो हर अच्छा। बैंक की कैलकुलेशंस डिफरेंट होती हैं। तो इट्स बेटर कि जो जिससे मॉर्गेज लिया जा रहा है, ये चीज़ उससे ही उसी वक़्त डिस्कस की जाए, कि अगर एग्ज़ैक्टली बेचने का इरादा हो, एक मॉर्गेज होता है कि आप कितना भी डाउन पे कर सकते हैं, यानी आप राइट अवे पूरा पे करके खत्म कर लें, क्या नाम होता है उसका मुझे याद ओपन नहीं आ रहा। उसमें ओपन अगर आप मॉर्गेज। टर्म से पहले खत्म करें तो कोई फाइन नहीं होता आपके ऊपर। वो ओपन मॉर्गेजेज़ होते हैं। ओपन जो ओपन मॉर्गेज होते हैं। जी, ओपन मॉर्गेजेज़ में ऐसा होता है लेकिन फिर वो उनको भी अगेन देखिए बैंक वो मंथ टू मंथ लीज़ टाइप की चीज़ आप चल रहे हैं कि कल उठेगा चला जाएगा, तो उसमें इंटरेस्ट रेट बड़ा हाई मिलेगा आपको। क्योंकि वो बैंक को पता नहीं है आप कब जाने वाले हैं, तो वो पहले दिन से आपसे ना पैसा कमाने की कोशिश वहीं से करेगा। शुरू कर देगा। जी, और क्लोज़ ठीक है। इसीलिए रेट्स आपको बेटर मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या फ़ीसें होती हैं? लेकिन अप्राइज़ल फ़ीस हो गई, लीगल फ़ी हो गई, बैंक फ़ी हो गई, तो किस तरह के कौन-कौन सी फ़ीस होती हैं इसके अलावा? एक्चुअली जब आप मॉर्गेज ले रहे होते हैं डाउन पेमेंट के ऑन टॉप ऑफ डाउन पेमेंट बैंक सिर्फ देखना चाहता है, लेता नहीं है आपसे, देखना चाहता है कि परचेज़ प्राइस का 1.5% आपके अकाउंट में पड़ा हुआ हो, जो कि क्लोजिंग फीस कहलाती है। आपके 1.5% परचेज़ का। 1.5% अगर आपका 5 लाख का घर है तो आप उसका सही है, 1.5% अपने बस अकाउंट में रखें। बैंक आपसे लेगा नहीं, लेकिन क्लोजिंग फीस की मद में वो देखना चाहता है कि इन एडिशन टू द डाउन पेमेंट आपके अकाउंट में वो पैसा पड़ा हुआ हो। अच्छा वो क्यों पड़ा हुआ सही हो है, कि उसे भी पता है कि लीगल फीस देनी है आपने, लॉयर की फीस वेरी करती है कि एक तो आप कौन-सा लॉयर ले रहे हैं, कितने लाख का मॉर्गेज ले रहे हैं, क्योंकि आई थिंक लॉयर को एक डिसबर्समेंट फीस देनी होती है, कुछ चीज़ें। फिर प्रॉपर्टी टैक्स एडजस्टमेंट फीस होती है, टाइटल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, अप्रेज़ल, इंस्पेक्शन, लैंड ट्रांसफर, मूविंग कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट्स हैं जो आ रही होती हैं, तो जिसको देखना चाहता है कि लेंडर वो 1.5% में से यूज़ हो जाएँगी। तो ठीक है। दैट्स व्हाई दे वांट टू कीप इट एज़ अ सेफ साइड। अच्छा, क्या क्या ऐसा हो सकता है किसी की इनकम ज़्यादा है यानी बिज़नेस वाला है, वो चाह रहा है कि लंप सम दे के पूरा ख़त्म कर दे या इज़ाफ़ी अदायगियाँ जो एक्स्ट्रा आप 10% तो अलाउ करते हैं वो लोग, टोटल मॉर्गेज के अमाउंट का आप 1 साल में पे कर सकते हैं। और अगर कोई लंप सम दे के लो सारे पैसे लो और मेरा मॉर्गेज ख़त्म करो, तो ऐसा कोई होता है मॉर्गेज के अंदर कंडीशन? 10% भी होता है, 20% भी होता है, नो फ्रिल्स प्रोडक्ट्स जिसमें इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, उसमें 10% भी होता है। अगर सही रेगुलर है, आप अच्छे वाला ले रहे हैं, उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि वो 20% भी दे रहे होते हैं। तो अगेन मेरे ख़्याल में जितना आपको रूम अवेलेबल है नो पेनल्टी लंप सम अमाउंट का वो पे करना अगर अफ़ोर्ड कर सकता है तो कर दे। और उसके बाद फिर कैलकुलेट करे कि अगर मेरे पास इतना पैसा है, लेट्स से आपने एक घर बेचा या सही पाकिस्तान है, से पीछे इनहेरिटेंस की कोई प्रॉप आ गए पैसे या पीछे कोई लैंड सही आपने है, सेल कर दिया, लमसम अगर आ रहा है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट रेट या आईआरडी कितना कोई पड़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट आप सालों में ज़्यादा पे कर रहे होंगे। तो अगर आप पे सही ऑफ है, करना चाहें वो कर सकते हैं या अगर आप ना पे ऑफ करना चाहें, डू द मैथ, सिट डाउन विथ मी कि अगर आप एक रेंटल प्रॉपर्टी बाय करते हैं और आपको कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो क्या फ़ायदा हो रहा है? सो इट्स लाइक ठीक मैथ है। है कि जो चीज़ आपके लिए बेटर लगती है पोर्टफोलियो पे, फिर आप वो डिसाइड करें। अच्छा, एक स्ट्रेस टेस्ट होता है, वो वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर किया जाता है? यानी फर्स्ट टाइम के लिए स्ट्रेस टेस्ट देखते हैं कि ये अफ़ोर्ड भी कर सकता है या नहीं कर सकता? जी। ज़रा इसके बारे में आप थोड़ी नो बता दें नॉलेज। देखिए आज जो आपका इंटरेस्ट रेट है इसमें 2% वो ऐड करते हैं।
आज जैसे अगर 4% मिल रहा है, तो आपको 6% पे स्ट्रेस टेस्ट चेक करके देखेंगे कि आप कल को अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 2% तक, तो ये तो बंदा आप क्या अफोर्ड तब भी कर सकते हैं क्वालिफाई या कर नहीं? पाएगा, नहीं पाएगा। नॉट दैट कि वो आपको चार्ज कर रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट, बट चेक कर रहे हैं। चेक करते हैं, तो वो कौन करता है, बैंक करता है या नहीं? जी, बैंक ही करता है ये सारे, पैसा उसने देना है तो सारे अच्छा, काम फिर वही देखता है पैसे से रिलेटेड। अब हमारा पार्ट 3 है इसी टॉपिक के ऊपर, कि जो पहली बार के खरीद बायर होता है उसे कौन कौन से हुकूमती सहूलियात के वो मिलते हैं प्रोग्राम, क्योंकि फर्स्ट टाइम को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट वो देती है, जी। क्या कहते हैं, कि जो पहली मर्तबा घर ले रहे हो, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम होम बायर टैक्स एक क्रेडिट है, तो जी। इसके लिए हर कोई एलिजिबल है या कोई कंडीशन है कि कौन इसमें डिपॉजिट कर सकता है? नहीं, अपने अकाउंटेंट से ये बात करें, जो भी क्लाइंट्स हैं वो होम बायर्स, पहले $750 तक का था क्रेडिट, अब वो थोड़ा अप हो गया है और 1500 पे पहुंच गया है। तो नेक्स्ट ईयर जब आप घर खरीदने के टैक्स फाइलिंग करते हैं, तब आपके अकाउंटेंट आपके लिए ये क्लेम करेंगे आपके टैक्स फाइलिंग पे। ये टैक्स क्रेडिट है, तो अगर जिसने कमाया है और टैक्स भरा है गवर्नमेंट को, तो उसको फिर वो टैक्स रिटर्न आता है। तो अ, ये टैक्स फ्री होगा, इसमें जो अमाउंट डालेंगे वो टैक्स में नहीं आएगा? नहीं जी, वो टैक्स क्रेडिट ऐसे होता है कि आपके ऊपर इतना टैक्स लग रहा था, आपका टैक्स $1500 कम हो गया, हाँ, क्योंकि वही मैं आपको कह रहा होम। हूँ, वही बात जी। कर रहा हूँ। जी। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम होम शेयर बाइंग किस तरह फायदा, वो हमने अभी डिस्कस हम कर लिया है। अच्छा, क्या अल्बर्टा में कोई और स्कीम है इसके अलावा? और किन किन चीज, एक तो आरआरएसपी से, आरआरएसपी से अपने पैसे विड्रॉ कर सकता है जो उसमें डिपॉजिट कराएं। इसके अलावा और क्या चीज होती है जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है? एफएचएसए पे हमने बात कर ली, क्रेडिट फर्स्ट टाइम होम बायर टैक्स क्रेडिट पे बात कर ली है, और आरआरएसपी हो गई है। अब दो प्रोग्राम है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कार्नी है, वो जब आए हैं तो उन्होंने अपनी कैंपेन में प्रॉमिस किया, अगर कोई नया घर बाय कर रहा है तो जो उसका जीएसटी है वो रिबेट का चल रहा है, जैसे कि आपको पता है, अप टू हाँ मिलियन हाँ, ये डॉलर तो मैंने भी फर्स्ट। सुना, ये अभी तक जी। आया नहीं रिबेट, ये ये तो अभी मेरे तक ख्याल आया से नहीं है। ट्रूडू ने भी प्रॉमिस किया था। ये अब तक आया नहीं है। तो ऐसा हुआ है कि मई के बाद जो जो कर रहा है, घर ले रहा है ब्रांड न्यू, तो उस पे ये अप्लाई होगा, इफ वहां से अप्रूव हो गया। तो इट्स इन द न्यूज, इन द ये बड़ा एयर। पुराना है, ये तो मैंने आपसे कार्नी का नाम तो अभी सुन रहा हूँ, ये बहुत पहले ट्रूडू का था कि वो बिल्डर कहते थे कि हम तुम्हारे को नया प्रोग्राम है, उस पे जीएसटी तुम्हें मिल जाएगा वापस, जी। लेकिन अप्रूव नहीं हुआ है अभी तक। जी, अप्रूव नहीं हुआ है वो, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हाँ होगा ही होगा, पर जस्ट कीप इन माइंड दिस इज व्हाट ऑल द बिल्डर्स आर सेइंग, गवर्नमेंट इज सेइंग। तो जब भी कभी वो नाफिजुल अमल होगा, तो दैट मीन्स लोगों को आ जाएगा उनका क्रेडिट, जो भी रिबेट आना होगा। एक और है कि अगर आपका घर जो है वो एनर्जी एफिशिएंट होम है, सही अगर है। एनर्जी एफिशिएंट होम है, उसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जो भी चीजें हैं, और आप वो बिल्डर से डायरेक्ट ले रहे हैं, तो उसमें अगर इंश्योर्ड परचेज है, इंश्योर्ड परचेज आपने सीएमएचसी को पैसे भरे हैं, सही है। अगर आपने सीएमएचसी को पैसे भरे हैं और आपने एक इको फ्रेंडली इको प्लस होम लिया है, तो जो आपका सीएमएचसी का प्रीमियम गया है, मॉर्गेज इंश्योरेंस गई है, उसका अप टू 25% आपको रीपेड आ जाएगा। अच्छा। वंस आप घर खरीदते हैं, मूव होंगे, तो यकीनन वो आपके अकाउंटेंट अप्लाई करते हैं या बिल्डर अप्लाई करता है। आई गेस बिल्डर अप्लाई करता है, फिर वो प्राइस में एडजस्ट करेगा या वो आपको रिबेट भेजेगा। लेकिन अगर किसी ने 20% से ज्यादा पे किया है, तो उसने सीएमएचसी फीस ही नहीं पे की है, तो जब सीएमएचसी फीस ही नहीं पे की है, तो कोई रिफंड भी नहीं आने वाला। तो ये ठीक एक है, चीज उसमें है कि रिफंड नहीं अगर आएगा। क्योंकि कुछ बिल्डर्स हैं जिन्होंने अब स्मार्ट होम सेल स्टार्ट कर दी है। ये जो है क्या नाम है, जे मैन वाले, ये हर के साथ 4 या 5 पैनल लगा के देते हैं फ्री, जी, जेमेन, और इनको अब इंक्लूड मैटमी है ने भी उनके। स्टार्ट। इनका तो खैर मुझे कंफर्म है कि जे मैन वाले लगाते हैं, और जी, बाकी अब भी पता मैटमी नहीं ने भी कोई है। शुरू कर दिया है। किसने? मैटमी। मेडमी ने भी शुरू कर दिया, लेकिन वो 4 पैनल से कुछ होता नहीं है, कम से अब कम 18 या 20 पैनल होने चाहिए अगर गाड़ी चार्ज करनी है या जो या भी कुछ करना है। एग्जैक्टली, बिकॉज नए होम ओनर्स को इतना अंदाजा नहीं होता। तो आई थिंक कि अगर कभी वो ऐसा डिसीजन हो, तो सोलर पैनल्स के ऊपर, शाइनी शाइनी थिंग्स के ऊपर ना सेल आउट हो, वो पहले एक कॉल इलेक्ट्रिशियन को मार के जो है फिगर आउट कर लें कि हमें कोई फायदा हो भी रहा है कि, नहीं, क्योंकि लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, उन्हें ये नहीं। भी नहीं आइडिया ये सोलर पैनल कितनी लाइफ होगी, क्या चलेगा, जी। लेकिन वो लगा देते हैं प्रो उसके अंदर 4। अच्छा, एक जो इसका ट्रांसफर टैक्स होता है प्रॉपर्टी का, ये अल्बर्टा में बाकी प्रोविंस से बहुत लो है, तो इसकी क्या जी, वजह है? they are being nice to us
तो कम है, ये जैसे यहाँ टैक्सी वो नहीं है, जीएसटी नहीं है, उस जी, तरह से तो बस वो उन्होंने अच्छी चीज़ अट्रैक्ट है। किया है लोगों को। जी, तो अब ये है कि अब जो है तो अब हम खु शुक्र मनाएँ इसका और सही है। नो इट्स रियली लो कि क्योंकि जिस तरह से ओंटारियो में है इट्स सो सिग्निफिकेंट। बीसी में बहुत ज़्यादा है। जी, बहुत ज़्यादा है। सो व्हिच इज़ अ गुड थिंग कि अभी रिसेंटली उन्होंने ये जो लैंड ट्रांसफर फीस भी है, ये भी थोड़ी-सी बढ़ाई है पिछले साल से गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा ने, वरना ये भी थोड़ी कम थी। तो लोगों का अब हो ये रहा है कि लॉयर को पैसे लोग ज़्यादा दे रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि लॉयर ने अपनी फीस बढ़ा दी है, लॉयर तो आपसे कलेक्ट करके आगे भेज रहा था। तो वो थोड़ा-सा एक डिफरेंस आया है। बट अगेन प्रॉपर्टी की प्राइस पे वेरी कर रहा है वो, तो देयर इज़ नो फिक्स्ड नंबर आई कैन टेल। अच्छा, इस पर हमारे क्वेश्चन खत्म हुए। अब हम आते हैं पार्ट 4 की तरफ कि होम सिलेक्शन ये सबसे ज़्यादा है। तो होम्स ये आपने तो पहला वो इंतखाब होना चाहिए घर लेते वक़्त कि जब आपके पे देख लें आपके पास पैसे हैं, मॉर्गेज अप्रूव हो रहा है, फिर आप देखें आपने कहाँ पे घर लेना है। जी। बाद के रिलेटिव हैं वो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट या जहाँ भी हैं वो चाहते हैं सब एक साथ आमने से आस-पास रहें, तो उसके हिसाब से घर सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। तो अभी यानी ये तो उसकी पर्सनल चॉइस होगी कि कॉन्डो लेता है या टाउन हाउस लेता है या डुप्लेक्स लेता है या डिटैच सिंगल फैमिली होम लेता है। ये इससे को तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। वो ये आदमी किस तरह पर्सनल रहना चॉइस चाहता है है। और आई नो एज़ अ रियल्टर तो कोई भी ये बोलेगा स्टार्टर होम और थिंग बट नहीं वो व्हेन वी आर स्टार्टर डूइंग द होम ही कहते नंबर्स हैं। नए वाले को मैं उसके सारी उसको डाउन कर देते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखे वो। हाँ, यार लेकिन स्टार्टर ले लो जब तुम्हारी जरा अच्छी सैलरी होगी फिर मैं तुम्हें बड़ा अच्छा घर लेके दूंगा। या बट वो इसकी भी इस तरह से डाउनसाइड शुरू करते हैं। बट मैं इसकी डाउनसाइड ऑनेस्ट ओपिनियन बता देती हूँ कि देखिए जब आप बाय कर आई आई नो ये क्वेश्चन आगे आएगा बट अच्छा है कि हम अभी बात कर लें तो फिर आगे नहीं करूंगी। जब आप घर सही बाय कर रहे होते हैं तो आप रियल्टर को कोई फीस नहीं पे कर रहे होते, हम वी गेट पेड बाय द सेलर। तो अब सेलर कोई रीसेल है तो पुराना सेलर दे या बिल्डर है तो बिल्डर सेलर दे रहा है। सही। तो अब अभी तो आप कोई फीस नहीं पे कर रहे हैं। अब सही अगर है। मैं आपसे कहूँ कि आप बस स्टार्टर होम लेके बैठ जाओ, 3-4 साल में मैं अपग्रेड करा दूंगी। अब जब आप सेलर बनेंगे ना तो आपने फीस पे करनी है। तो अब सही है। सामने वाले बायर की रियल्टर की भी फीस आप पे कर रहे हैं, आप अपने रियल्टर की भी पे कर रहे हैं। तो मेरा सही है। सजेशन उसमें होता है कि ओके आई नो यू आर सेइंग कि आई एम वांट अ स्टार्टर होम और मैं आगे बढ़ जाऊँगा, बट जस्ट कीप इन माइंड कि आपका प्रॉपर्टी की इक्विटी कितनी बड़ी होगी। अगर आपकी सही है। प्राइस इतनी नहीं बढ़ी अपार्टमेंट की या टाउन हाउस जो कॉन्डो वाला टाउन हाउस है, तो टेक्निकली आपकी इक्विटी भी नहीं बढ़ी और अब आप मुझको एज़ अ रियल्टर फीस भी पे करेंगे सो आप यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो मेरे ख़्याल में तो फिर सही आप है। 1 साल और इंतज़ार ही कर लें, थोड़े पैसे और जमा कर लें और एक नो कॉन्डो फीस प्रॉपर्टी के ऊपर चले जाएँ। आई नो ठीक है, कि ओके। लाइक ऑनेस्टली अब मेरी ट्रांज़ैक्शन इस राइट अवे नहीं हो पाएगी, मैंने उनको क्लियर कट बता दिया है। कि या एज़ अ रियल्टर मैं पैसा कमा के निकल जाऊँगी, सही सही है। मेबी लेकिन आपके लिए 2-3 इयर्स में अगर आप स्टिल कहते हो कि हाँ, वी स्टिल वांना गो दिस वे कि हम लैंडलॉर्ड्स को डील करते-करते थक गए, इवन हमारा नुकसान भी हो रहा है, वी स्टिल वांना गो विद आवर थिंग, प्लीज़ गो अहेड लेट देखिए मैं तो एट द एंड अर्न करूँगी ना, बट आई हैव टू गिव यू प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बोथ कि अगर आप एक कॉन्डो फी वाली प्रॉपर्टी के साथ जा रहे हैं। एक और चीज़ जो बहुत मेंशन मैं करना चाहूँगी कि बायर्स सोचें इस बात को कि जो कॉन्डो फीस होती है ना, आप अगर हर साल का कंपेयर करें, क्लोज़ टू 20 टू 25% कॉन्डो फीस हर साल बढ़ जाती है। तो सही है। आज अगर आप ले रहे हैं और वो 200 $150 है, वो अगले साल 150-200 नहीं होनी है। और 3-4 साल बाद सिचुएशन ये होगी कि आप चाह रहे होंगे मैं सेल करके निकलूँ, बट कॉन्डो मार्केट इस वक़्त ओवर सैचुरेटेड है, ओवर सही है। सैचुरेटेड। तो उस वक़्त बायर के पास इतना ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आपकी प्रॉपर्टी के हाथों-हाथ बिकेगी। अगर वो नहीं बिक रही है, आप लॉस में ले बेच के निकल रहे हैं और किसी कोई हायर कॉन्डो फीस वाली प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहता, फिर क्या होने वाला है? तो आप डू योर मैथ अगर आपको लगता है आप नहीं हैंडल कर सकते, 1 साल वेट कर लें, थोड़ी और डाउन पेमेंट जमा कर लें। पैसे थोड़े बचाएँ, हर चीज़ में सेविंग करें। बिल्कुल, इस क्वेश्चन पे आते हैं। कैलगरी के इलाके जो हैं, वो किस तरह मैं डिसाइड करूँ? कोई ऐसी फ़र्क है प्राइस में कि नॉर्थ ईस्ट में सस्ता हो न या नॉर्थ वेस्ट में सस्ता हो या साउथ वेस्ट में सस्ता घर मिल रहा है कि मैं बोलूँ जी वहाँ मैं ज चला जाऊँ तो मुझे प प्राइस लो है ना मिल जाएगी। जी, उसके ये है। अलावा जो कंडीशन आजकल चल रही है, लोग कहते हैं अब नॉर्थ ईस्ट की बात ना करो, लेकिन जो चीज़ है वो है। बाद इलाके ऐसे हैं कि लेडीज़ के लिए सेफ नहीं है। वो बाहर निकले या रेस्टोरेंट जाएँ तो लोग बेटे घूरने वो नए-नए आए उनको पता नहीं कि दूसरे मुल्क में आ गए। तो उनके लिए जैसे लेडीज़ ही नहीं देखी उसने आज तक। तो उस तरह के आप क्या सजेस्ट करेंगी? क्योंकि आप तो वहीं नॉर्थ ईस्ट में रहती हैं।
नहीं, मैं नॉर्थ वेस्ट में रहती हूँ। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, जी, मैं सही है। नॉर्थ वेस्ट में रहती हूँ। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी, देखिए हर एक का अपना है, कि किसी को ये बातें मैटर ही नहीं करती। उनको अगर बच्चे इस्लामिक स्कूल में भेजने हैं या देसी ग्रोसरीज करनी है, ये सारी चीज़ें, सो वो उसको प्रेफर कर रहे हैं। तो ये जो एरिया का जो सिलेक्शन है, वो हर एक का सब्जेक्टिव मैटर है। वो तो सब्जेक्टिव है, सही बिल्कुल है। सब्जेक्टिव मैटर है। तो जिसको जो सिचुएशन सही लगती है, कुछ स्कूल्स के लिए देखना चाहते हैं, तो फ्रेसर इंस्टीट्यूट पे जाके लोग अच्छे स्कूल्स की रेटिंग देख रहे होते हैं। तो हर एक का क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो जिसका जो क्राइटेरिया है वो चूज़ करे। हम आते हैं प्राइस के ऊपर, बिकॉज़ एज़ अ रियल्टर मेरे लिए ये ज़्यादा मैटर करना बताते हैं। देखिए, अगर आप अपने सही मैप है, को देखें, नॉर्थ में जो मैं जहाँ रहती हूँ कैरिंगटन में, हम बिल्कुल बेल्ज़क के रॉकी व्यू काउंटी के एज पर हैं। ठीक है, जगह ही खत्म हो गई है पीछे। अब लैंड सही इतना है। नॉर्थ वेस्ट में बचा नहीं है। अब जो पीछे जा रहा है वो फुटहिल्स की तरफ, मतलब रॉकी व्यू काउंटी की तरफ हमने निकलना लेकिन एक मिनट में आपको वो एक, अगर हम नॉर्थ कैरिंगटन से जो वो कौन सी रोड जा रही है जिसपे ये सांझा पंजाब वगैरह राइट हैंड पे आते हैं, 144। आप सीधे जाएं लिविंगस्टन आएगा, फिर उससे आगे 3 कम्युनिटी और हैं, उनके बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, उनकी भी बन रही हैं, जो आगे जी, को चलते जाए तो वो 3 चलते जा रहे हैं, कम्युनिटी बट और एट द बन एंड रही हैं। स्टोनी आएगा, उन्होंने रुक जाना है। तो सही है। लैंड ही खत्म, मतलब यूं लैंड थोड़ा बहुत बचा है। और वहां पे हम ग्लेशियर रिज की तरफ जाएं, एस्कर पार्क जो खुल रहे हैं, 144 के अगेंस्ट जो कम्युनिटी, पीछे से कैलगरी खत्म हो रहा है अब। हाँ, तो वो अब उसका इतना लैंड कोई उनको लैंड नहीं है। एक्सटेंड करना पड़ेगा, जैसे ये भी बना रहा है शेनोम वाले, क्या नाम है, लेक एस्कर लेक, एस्कर ए- पार्क। एस्कर पार्क, तो वो भी एक ही वो बिल्डर के पास है, शेनोम वालों जी। के पास। वरना जी, तो ये कम्युनिटी को मुख्तलिफ बिल्डर्स को देते हैं, बहुत सारों को, लेकिन उसने खुद ही लिया है। जी, तो अच्छा, ये तो वो हो गया। अब क्योंकि आप लैंड जरा कम है बताएं अगेन। इसमें किस तरह चूँकि जो आप लैंड बात। कम है, तो इसलिए प्राइसेज़ नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी ज़्यादा हैं। अब साउथ में हम जाते हैं, साउथ में लैंड ही लैंड है। वो चला जा रहा है, चला जा रहा है। सीटन आई, महोगनी आई, लेगेसी आई, अब जो है रेंज व्यू आया, उसके बाद अब आप देखिए वो फैलती जा रही है वहाँ पे। वहाँ पे लैंड बहुत है। चूँकि सही है। लैंड बहुत है, तो इसलिए आपको वहाँ पे साउथ ईस्ट में कंपैरेटिवली थोड़ी-सी प्राइसेज़ चीपर मिल रही हैं। तो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ सबसे ज्यादा तो अवेलेबिलिटी। नॉर्थ ईस्ट में लैंड है। जब मैं जाता हूँ काम वर्क पे अपने, तो फ्लाइट पे मैं विंडो से देखता हूँ, वो पूरा इलाका आगे तक फैला हुआ है, पूरा खाली है। और आप अगर एयर ड्री वाली साइड पे देखें, वो भी बिल्कुल ओपन ग्राउंड है, तो वो बहुत बड़ा बना सकते हैं। जी, जहाँ-जहाँ जगह मिलती जाएगी, जितनी ज़्यादा जगह होगी, यानी कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, कॉम्पिटिशन कम होगा, घर ज़्यादा बिल्ड हो पाएँगे, तो फिर प्राइसिंग भी उसी तरह से होगी। अच्छा, बट एक कम्युनिटी में फ्यूचर के प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, जैसे एलआरटी या ग्रीन तो आ नहीं रही नॉर्थ वेस्ट पे, क्योंकि वो बड़े नाकिस मंसूबा था, बगैर प्लानिंग के उन्होंने नाम दे ग्रीन सुन के वोक आइडियालॉजी आइडियालॉजी पे ज्योति गोंदाक ने उसको अंधाधुंध स्टार्ट भी कर दिया, जबकि अभी वो प्रोजेक्ट भी फाइनलाइज नहीं हुआ था। तो वो मेरे ख्याल से सिर्फ साउथ ईस्ट वाला सेक्टर बना रहे हैं, यहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए, इतना ज्यादा कॉस्टली आ रहा है। इस तरह के कोई बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इससे ये होता है कि फ्यूचर में घर या स्कूल स्कूल बन रहा है घर के पास, या कोई स्पोर्ट की फैसिलिटी बन रही है, तो उससे घर की बढ़ सकती है प्राइस। आदमी ये जी, सोच के लेके चलो फ्यूचर में घर की इंक्रीज हो जाएगी प्राइस। जी, बिल्कुल, एमेनिटीज़ जितनी आपके घर से क्लोज़र होंगी, सही उतना है, बेनिफिट फ्यूचर में लोगों को ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ ऑलवेज़ क्योंकि ट्रांज़िट आ रही है, चीज़ें हैं, तो पीपल वांट टू बाय देयर, लिव देयर। और फिर ठीक है, जितनी एमेनिटी से क्लोज़र होती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे रेंटर्स भी अगर आप चाहते हैं रखना, तो वो भी आपको ईज़िली मिल जाता है, बजाए इसके कि आप बिल्कुल कोने-खुदड़े में हैं, कि मेन जो आपका हाईवे है, उससे कितनी पीछे है घर। सो लोकेशन मैटर्स, all the project amenities around your home, everything matters. ठीक है। अच्छा, नया घर या बिल्कुल नया घर बिल्डर से लेते हैं, या 1 साल यूज करके, या पुराना घर लेते हैं, लोगों की अपनी वो होती है प्रेफर। जैसे मेरे जैसे लोग हैं, काइल लोग, वो चाहते हैं यार बिल्कुल नया नहीं है, लो पीछे का लॉन भी खुद ही बनवाना है, इस पे कर्टन्स भी खुद ही लगवाने हैं, जो बहुत सारे काम होते हैं ना, वो सब खुद ही करने हैं। कोई ऐसा लोग कोई 1 साल रह कर गया हो, जो सारे काम उसने एक करवा दिए हो हमें, तो जी, हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। वो जी, हर लोग, एक की जो अपनी बाद लोगों प्रेफ़रेंस का है। जो नए वाले हैं, उनको नहीं होता, बोलते हैं कोई बात, बोलते हैं हमने 5 साल से पुराना घर नहीं लेना। मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है लोगों की। जी, बिल्कुल, तो जिस क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट आई वर्क विद देम, बिकॉज़ जिसकी जो रिस्क असेसमेंट है, रिस्क टॉलरेंस है, तो उसी तरह लेके चलते हैं हम। ये नहीं, मैं नहीं, कभी नहीं चाहती कि किसी को वो चीज़ सेल कर दी जाए अपनी बातों की मैनिपुलेशन से, कि बाद में वो मुझे फिर बुरा-भला बोले कि मैंने क्या उसको पहले से बता कन्विंस दें, कर सबसे दिया। जी, बेस्ट है बिल्कुल, कि प्रॉस एंड वो कॉन्स जो जी आपके में आए सामने हैं। करे, आप उसे बता दें कि ये ऐसा-ऐसा है। जी, एग्ज़ैक्टली।
अदर मसाइल होते हैं कि वो लोगों का ये जैसे वो नॉर्थ ईस्ट हो गया वो से उसमें वैली में आता है, क्या कहते हैं ये जो पढ़ते हैं ना, ओल जो पढ़ते हैं, हिल्स। हेल जो पढ़ते हैं, हेल वाली जो वैलीज होती है उसके अंदर वो इंश्योरेंस ही नहीं दे रहे। बहुत सी कम्युनिटी है वो इंश्योरेंस वालों ने मना कर दिया है कि नहीं जी हम इसको दे देते ही नहीं है इंश्योरेंस। जैसे मेरे वो साथ काम करते हैं अमेरिकन साउथ, जहाँ हर वक्त हरिकेन वगैरह वगैरह आता रहता है। मैंने कहा भाई तुम इंश्योरेंस किस तरह लेते हो? बोलेगा हमारा डिडक्टेबल जो है वो 80,000 है इसमें, घर का। लेकिन फिर भी लेते हैं क्योंकि पूरा ही घर वो हो जाता है साहब उसके अंदर जब वो डिडक्टेबल। इस क्लेम पे में। आप थोड़ा सा बताते हैं लोगों को कि अगेन ये चीजें घर लेते हुए पहले ही कंसीडर करो भाई। यहाँ सबसे पहले तो इंश्योरेंस वाले से पूछोगे ये कितना इंश्योरेंस होगा घर लेने से पहले। एग्जैक्टली ये चीज़ थोड़ी सी यूजुअली क्या होता है, लोग पोजेशन से चंद दिन पहले फिर जो है ना शॉप अराउंड करते हैं इंश्योरेंस का। व्हाट आई हाँ, घर रेकमेंड टू पूरा माय फाइनल क्लाइंट्स। कर दिया, सब कर दिया, ये सबसे पहले आपको अच्छा लग रहा है आप उसे कॉल करके रेट ले लें। बिल्कुल। लें ना लें जब उससे फर्क नहीं पड़ता आपको। बिल्कुल, जब आपका कंडीशन पीरियड जो भी है, उस कंडीशन पीरियड में आपने ये सारे काम करने हैं। सो आई हैव मेड अ चेकलिस्ट फॉर माय क्लाइंट्स कि जब मेरा क्लाइंट्स ऑफर डालते हैं, तो उस ऑफर के साथ जब मैं ऑफर, ये आगे भी आएगा, बट जब भी वो कंडीशन ऑफर लेटर प्रिपेयर हो रहा होता है कि हमने कौन-कौन सी कंडीशंस डालनी है। मोस्टली फाइनेंसिंग कंडीशन जो कि मॉर्गेज की है और होम इंस्पेक्शन कंडीशन डाली जाती है। लेकिन दीज़ आर नॉट द ओनली 2। कॉन्डो के अंदर कॉन्डो रिव्यू डॉक्यूमेंट्स भी डालते हैं। लेकिन इसकी एक लंबी लिस्ट है, लाइक आप जो है वो सीवर, कोई पुराना घर है, सीवर इंस्पेक्शंस, लाइक देयर इज अ लिस्ट कि आप क्या क्या इंस्पेक्शंस डाल सकते हैं। अगर सही जो है। जो मेरे क्लाइंट कहते हैं कि हमने ये भी डालना है, ये भी डालना है, ये भी डालना है, तो वैसे भी आजकल तो बायर मार्केट है, तो बायर मार्केट के अंदर मोर द मैरियर, मतलब मोर द मैरियर तो नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा डाल रहे हैं और वो लेजिट है बिल्कुल, तो सेलर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो उसी टाइम पीरियड में आप जो है ना मतलब हम ये भी कंडीशन रखें कि हमने, क्योंकि इस जगह वो ज़्यादा आते हैं हेल स्टॉर्म, तो हम उनसे सही भी है। कोट ले रहे हैं। सो यू आर ऑलरेडी, आप पूरी चीज़ें अपने चार, तीन चार कोट लें, उनको पूरी फैक्ट शीट सेल करें घर की। और अगर उस टाइम पे आपको लग रहा है कि भई यहाँ पे तो मुझे इतना मिल रहा है, तो इफ यू वांट टू बैक ऑफ, आपके पास ऑप्शन होगा। बट अगेन सही है। इट्स समथिंग दैट आई वर्क विद माय क्लाइंट्स कि हम ये भी कंडीशंस में डालें, क्योंकि अदरवाइज आप कहें जी इंस्पेक्शन भी मेरा अप्रूव हो गया, उसमें भी कोई मसला नहीं है, और मेरी मॉर्गेज भी अप्रूव है, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो लाइक क्या हो रहा है ये? इसलिए कि मुझे इंश्योरेंस नहीं मिल रहा। तो बेहतर ये है कि जब हम ऑफर लेटर प्रिपेयर करें, तब इसको भी एज अ कंडीशन डाल दें। ठीक है, ये सबसे आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि ये कंडीशन भी कि हमने घर अप्रूव करा लिया, मॉर्गेज अप्रूव हो गया, घर ले लिया, लेकिन आखिर में मालूम हुआ वो इंश्योरेंस ही नहीं, बहुत ही हाई मिल रहा है। तो ये बहुत है, मैंने आप पहली बार सुना ये आपसे। इसको जी। कंडीशन में डाल दें जी मुझे मॉर्गेज नहीं, ये इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, तो आप इसको मैं नहीं खरीद सकता घर को। और कंडीशन देखिए एक ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वो अब एक ही है कॉन्ट्रैक्ट, आपने वही करना है। आप जिस रियल्टर के साथ काम कर रहे हैं, वो रियल्टर आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहा है बायर के। हाँ, रियल्टर का अब भी अभी हम सारा डिस्कस जी, करेंगे तो हम ये उसका। वहाँ पे, अच्छा, बल्कि एक आई है थिंक घर का, नेक्स्ट यही आ रहा है। क्या चीज़? नेक्स्ट यही सेक्शन हाँ, है यही आ रियल्टर रहा है। का। अच्छा, एक है कि हमने घर लेते हैं, इंस्पेक्टर लेते हैं। बाज़ इंस्पेक्टर बहुत ही एक मैंने कराया था, वो ये रशियन नहीं है जो हमारे उसमें आता है ना, ज़्यादातर पोस्टें आती रहती हैं। कोई और था, मैं देखूँगा मेरी पुरानी किसी की बुक में नाम लिखा, उसने बड़ा ज़बरदस्त मुझे इंस्पेक्शन करके दी थी। फाउंडेशन तक चेक की थी जी, मैंने उसके साथ-साथ देखा ये क्या कर क्या रहा है काम किस तरह से। तो ब एक-एक चीज़ उसने चेक की थी। यहाँ तक चेक किया था कि ये जो आपकी वो होती है ना एचओएच हाउस एसोसिएशन, इसकी फ़ी पे की है या नहीं की, ये भी एक-एक चीज़ उसने, लेकिन घर के अंदर भी उसने सारा एक-एक इलेक्ट्रिकल सारा सी। अगर कोई मॉर्गेज वाला वैसे ही आ गया है, ये इस पे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, घर खरीदा और अंदर से बड़े-बड़े फ्रॉड निकल आए, खरीदने के बाद। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा तरीका है हमारे पास लीगल, और उसके लिए क्या बजट रखना चाहिए? घर लिया वो गलती से या इंटेंशनली उन्होंने उसे रॉन्ग घर लेके दे दिया और उसमें बहुत सारा काम निकल आया है। देखिए आरिफ भाई, जब आपकी कंडीशन लेटर आप रेडी कर रहे होते हैं, जो आपका परचेज लेटर होता है, उसके अंदर कुछ प्रिंटेड चीज़ें हैं, वो लॉयर के क्लॉजेज जो कि हमारे हम अल्बर्टा में परचेज कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जिस कंडीशन में आप, मतलब प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन के टाइम पे जो कंडीशन थी, आइडियली उसी में आपको घर आपको पोजीशन मिलनी चाहिए। आपके सही है। प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन कराने से पोजीशन के बीच में अगर चीज़ें चेंज हुई हैं और आपने फौरन स्पॉट कर दी, इट्स अ लॉ सूट।
जो लॉस हम इसका सेलर के कोई अब वे नहीं होता कि अगर किसी उसने इंस्पेक्शन नहीं हो तो घर में कोई भी नहीं है, जैसे वो अभी इंस्पेक्शन हुआ है घर लेने से कुछ दिन पहले, उसने सारा ओके कर दिया, अच्छा, लेकिन हमने घर लेके घर के अंदर गए, वो उसके अंदर वो निकल आया, वो नीचे से सारा वेट आ रहा है, फ्लोर ऊपर से छुपा दिया उसने, मोल्ड निकल रहा है बेसमेंट में। इस तरह के इशू आ जाए तो कोई लीगल तरीका क्या हो सकता है इसमें? लीगल तरीका ये होता है, 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री में, इसीलिए अपना रियल्टर होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको इस चीज़ पे गाइड करे, क्योंकि जो सेलर ने रियल्टर रखा है, उसका काम है सेलर को फ़ायदा पहुँचाना। सही उसने है। हायर किया, उसकी लीगल ड्यूटी है। अगर एट एनी पॉइंट वो बायर को फ़ायदा पहुँचाने लग जाता है, इट्स अ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। तो जो सही है। सेलर है, वो तो अपने रियल्टर को नहीं, पकड़ सेलर सकता है। अपना ही लेता है, हमने जी, जो जी, बिल्कुल। जो बायर अपना लेता है रियल्टर, जी, मैंने कुछ कभी लोग होते हैं सेलर कि का नहीं उनको सुना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नहीं अपना रियल्टर हम नहीं डालेंगे, मैं एक काम करता हूँ, उनसे ही नेगोशिएट कर लेता हूँ कि भाई हम अपना रियल्टर नहीं ला रहे, तो तुम हमें प्राइस कम कर दो। सही तो है, इस तरह से हाँ ये तुम्हारा भी मैंने भी फ़ायदा, सुना। मेरा भी फ़ायदा। सही आई है। अंडरस्टैंड द पॉइंट, बट द थिंग, आप अपने ही आप को रिस्क पे डाल रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल को हटा रहे हैं जिसने आपके बिहाफ पे सारे काम करने थे। अब सही है। आप खुद से कर रहे हैं जबकि आपको नोटिस ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो फिर इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आप अब आपको सामने वाला आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो सिर्फ़ आपको फैक्ट प्रोवाइड कर सकता है, ऑनेस्ट स्किल, मतलब जो-जो आप बोलेंगे वो ऑनेस्ट करेगा। आपके बिहाफ पे कोई आपके लिए नेगोशिएट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लॉ नेगोशिएट, लीगल लेकिन वो ड्यूटी अपना रियल्टर उसके भी लिए। अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोगों के बात के हुए हैं, वो अपना वाला भी समझो वो दूसरे वाले से भी बदतर निकला है। नहीं, नहीं, तो इंशाल्लाह ये भी, इस ये इसी पे सिलसिले में, डिस्कस करेंगे। जी, जी, इंशाल्लाह इस सिलसिले में मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये कहूँगी कि आप बिल्कुल मुझसे राब्ता करें। गूगल पे जाके आप देखें, आई प्रेफ़र कि क्लाइंट्स मेरे जितने गूगल रिव्यूज़ दे सकें, इवन किसी ने अगर बात भी करनी हो, यू वुड नॉट फील एनी लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस। अच्छा, 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं हमारे, मटीरियल लेटेंट डिफेक्ट और पेटेंट डिफेक्ट। पेटेंट डिफेक्ट्स ये कि सामने, मतलब लेट्स से होल है दीवार में, सामने नज़र आ रहा है आपको, पेटेंट लाइक विद एनी सूटेबल रीज़नेबल इंस्पेक्शन वो आपको नज़र आ गया है। अगर कोई मटीरियल पेटेंट डिफेक्ट है तो उसको डिस्क्लोज़ करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ आ जाती है मटीरियल लेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट डिफेक्ट कि आपको सामने नहीं नज़र आ रहा, और जो कि आपने सिचुएशन कही ना कि नीचे मोल्ड था, उसको हाइड करा गया। सो सही दैट है। मीन्स कि जो आपका परचेस कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सेलर ने ये ज़िम्मेदारी ली थी कि मैं डिस्क्लोज़ करता हूँ कि मतलब इसमें कोई लेटेंट डिफेक्ट नहीं है घर में, और मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। अगर उसने ये गारंटी ली हुई थी, तो दैट मीन उसने आपसे मिसरिप्रेजेंटेशन करी है ट्रांज़ैक्शन के दौरान। और सही है। जहाँ कभी-कभी ऐसा हुआ कि आपने पेंट वेंट मार के छुपा दिया उस मोल्ड को, बट हाँ, एक्चुअली वो मोल्ड था। उसको छुपा देते हैं खोल दिया। तो मोल्ड अगर, को। और वो आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन है, बिकॉज़ उसमें नहीं हो सकता, इट वाज़ अ लेटेंट डिफेक्ट, नॉट अ पेटेंट डिफेक्ट। तो इस वजह से आई एम सॉरी, अगर या मटीरियल सो ये अगर ऐसा मटीरियल लेटेंट डिफेक्ट है, सो और पकड़ा गया है फौरन ही, मैं कहूँगी कि फौरन आपने जो सिविल स्वीट के लॉयर हैं, उनसे आप फौरन सेलर्स के ऊपर लॉसूट डलवाया जा सकता है। बहुत केस स्टडीज़ मौजूद है हमारे पास, जहाँ पे कोर्ट में केस गया है और सेलर इवन वो बेच के निकल गया 5 महीने, 6 महीने, कोर्ट विल कैच देम। सही और है। और यूजुअली लॉयर की चूँकि क्या फीस होती है अंदाजन, ताकि वो भी उनको पता रहे कितना? क्योंकि देखिए इसमें फ़ीस तो लगती है फॉर अपफ्रंट, लेकिन चूँकि पूरा-पूरा सेलर ने उनको मिसगाइड किया था, मिसलीड किया था, तो कोर्ट ये भी जजमेंट दे सकता है कि इस कोर्ट का जितना खर्चा आया है ना फ़ीस का, तो वो भी तो सेलर वो दे। भी अब तुमको ही देना है, बिकॉज़ यू वर द ठीक है। वन हू, आपने गारंटीज़, क्योंकि हम जो एक आई कांट रिकॉल द लाइन नंबर, उसमें कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैंने जो कहा है वो सही है। मैंने कुछ ठीक है। छुपाया नहीं, देयर इज़ नो मटीरियल लेटेंट डिफेक्ट। ये आप अपने एज अ रियल्टर उसमें डालती हैं कि सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने जी। ऑनेस्टली डिस्क्लोज करनी है सारी जी, चीजें? बिल्कुल, ये हमारे परचेज़ कॉन्ट अल्बर्टा का परचेज़ कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुई लाइन है कि ये है बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, अब क्या होता है कि कम टू क्वेश्चन, फ़ोरक्लोज़र प्रॉपर्टीज़ बड़ी पसंद की जाती हैं हमारे पास, कि बैंक की सेल है, और बैंक की सेल में मतलब ये कि इस वक़्त नेगोशिएट, कोई बैंकरप्ट हो रहा था, वो नहीं पे कर पाया, अब वो कोर्ट सेल पे चला गया मामला। अब कोर्ट सेल में किया है तो ऑफ़ कोर्स बैंक को सिर्फ़ अपना मॉर्गेज रिकवर करना है। इक्विटी सही वाले पैसे उसको मिल गए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं मिला तो नहीं मिला। जो सही ऐसी है। परचेज़ेज़ होती हैं वो कोर्ट के थ्रू होती हैं, और वो वाली लाइन्स कोर्ट क्रॉस कर देता है परचेज़ कॉन्ट्रैक्ट में, कि हम किसी बात की कोई गारंटी नहीं ले रहे कि इस घर में क्या है।
इट्स लाइक अ सही है। मिस्ट्री बॉक्स, जब आप घुसोगे तो पता चलेगा, हो सकता है चीज़ें सही हो सकता है चीज़ें खराब हो, सब खराब हाँ, हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल होता है। कोई वारंटीज नहीं ले रहा है। तो इन दैट केस यस, आप बायर के पास कुछ नहीं है ऑप्शन, बिकॉज उन्होंने पहले ही अपने राइट्स को गिव ऑफ रिलीज कर दिया था कि हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एक रेगुलर परचेस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऐसी इनका चीजें नहीं कैंसिल आउट हुई हैं और सेलर ने मिसलीड किया है, मटीरियल रिलेटेड डिफेक्ट तो छुपाया है, कॉन्टैक्ट टू योर ओन रियल्टर, क्योंकि रियल्टर को भी नहीं पता था, आपके रियल्टर, क्योंकि दोनों को सही। चीट हुआ है, तो दैट मीन्स यू बोथ कैन गो एंड सू देम। ऐसा कोई वाकया हुआ है आपके सामने? मेरे पर्सनल्स में नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आपके हमारे जो कोर्ट ऑफ अल्बर्टा है, हमारे पास बहुत केस स्टडीज ऐसी मौजूद हैं जहाँ पे मिसलीड किया गया है। एक जो सबसे बड़ा आता है, फ्लडिंग जो हुई थी 2013 में कैलगरी में, बहुत से घरों में पानी गया है और अभी भी हो जाती है। सही है। हो सकता है फ्लडिंग के टाइम पे पानी गया हो और फाउंडेशंस की जो लकड़ी वगैरह थी उसमें मोल्ड आया हो। सही अब है। लीगली अगर रिमीडिएशन आपने करवा दी है तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, लॉ ठीक ये है। कहता है। लेकिन अब ये भी नहीं पता कि रिमेडिएशन सही हुई थी या नहीं हुई थी। तो लेकिन वो ये वाकया अगर बिल्डर से कराया है उसको घर को रिपेयर, तो वो वारंटी होती है उनकी। जैसे जी मेरा भी बिल्कुल। हुआ था, वाटर लीकेज हुआ था, जी लेकिन बड़े बड़े हीटर लाके लगा दिए उन्होंने, बहुत बिल्कुल। बड़े, हर जी तरफ, और वो उसको ड्राई वॉल को काट दिया हर जगह, बिल्कुल। मुख्तलिफ जगह विंडो बनाकर। उन्होंने कहा, लेकिन वो वारंटी लिख के देकर गए कि बिल्कुल इतने क्योंकि हमारी रिमेडिएशन वारंटी हो है, अगर चुकी थी। दोबारा मोड़ नजर आया तो। जी बिल्कुल, रिमेडिएशन हो चुकी थी और इसलिए डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन लाइक सो मुझे लॉयर ने इस तरह से समझाया है कि आपके पास दो ऑप्शन है, आपने रिमेडिएशन करवा दी है, आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक आपने है। रिमेडिएशन करवा दी है, आप डिस्क्लोज भी कर दें, साथ में रसीदें भी दे दें। सही है। अब क्या हो गया, चूंकि आपने रसीदें भी दे दी, आपने प्रूफ ऑफ वर्क भी दे दिया, आपने और वो छुपाया नहीं, वारंटी सर्टिफिकेट दे दिया। आपने आपने परचेस के टाइम पे सब डिस्क्लोज कर दिया। अब कल को अगर बायर आता है पलट के, तो आप कहेंगे कि भाई हमने तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड किया था और सही हमने है। अब गैब का इल्म किसी को नहीं है। मुझे यही पता है ना कि आपके पास केस में आपने रिमीडिएशन करवा दी बिल्डर ने, अब पीछे क्या स्टोरी हुई ये किसी को भी नहीं पता। ठीक है। तो तो इट्स ये बेटर अब टू हम आते हैं डिस्क्लोज।